हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 8वीं के गणित विषय में लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो लर्निंग गैप सामग्री दी हुई है उसके अंतर्गत आज विज्ञान विषय में हम अध्याय 14 जो विद्युत धारा और उसके प्रभाव के बारे में। यहाँ पर देखिए, विद्युत धारा और उसके प्रभाव। इससे पहले यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं देखे हो, उनका हल नहीं देखा हो, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो विद्युत धारा और उसके प्रभाव, इस अध्याय के अंतर्गत हम अभ्यास वर्कशीटों को हल करेंगे, जो प्रोजेक्ट कार्य उसको हल करेंगे और स्व आकलन को भी हल करेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभ्यास वर्कशीट 1 में हमें दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कि विद्युत चालक, तो जिसमें विद्युत धारा चल सकती है, जिसमें होकर बह सकती है, वो विद्युत के चालक कहलाते हैं। और जिसमें से विद्युत धारा नहीं बह सकती, वो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं। तो देखिए, विद्युत चालक तो वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं या बहने देते हैं, विद्युत के चालक कहलाते हैं। जैसे धातुएं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं किसके अंतर्गत आएगी? विद्युत चालक, क्योंकि इनमें विद्युत धारा बहती है। मनुष्य का शरीर, इसमें विद्युत धारा बहती है। और जल, जो अशुद्ध जल होता है, उसमें विद्युत धारा बहती है। अब देखिए, विद्युत रोधी, तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित ना हो सके, विद्युत रोधी कहलाते हैं। जिनमें से विद्युत धारा बहती नहीं हो, वो विद्युत रोधी कहलाएंगे। जैसे रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी आदि। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश से क्या अभिप्राय है? इनकी सहायता से विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, विद्युत अवयवों को परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है, या विद्युत धारा के सतत एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋणावेश। तो जो विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। कि प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, उन्हें प्रतीकात्मक रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। इनको हम इस प्रकार प्रतीकात्मक रूप से इस प्रकार दर्शाते हैं। अपने आसपास उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जो विद्युत सेल से चलते हैं। तो देखिए, बहुत सारी सामग्रियाँ होती है हमारे घर पर, बहुत सारे उपकरण ऐसे होते हैं जो विद्युत सेल से चलते हैं। जैसे विद्युत सेल से चलने वाले उपकरण, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौना, टीवी, एसी कार आदि के रिमोट कंट्रोल जैसी युक्तियों में विद्युत सेल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, यहाँ पर दिया है कि विद्युत सेल को विद्युत कैसे प्राप्त होती है। तो जो विद्युत सेल होते हैं, उनमें रासायनिक पदार्थ के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा होती है, और यही रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में सेल द्वारा परिवर्तित की जाती है। तो उनके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, और रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? वो विद्युत ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 6 देखिए, विद्युत सेल का विद्युत बैटरी की तरह उपयोग करने के लिए कौन सी युक्ति उपयोग में लाई जाती है। तो विद्युत सेल का विद्युत बैटरी की तरह उपयोग करने के लिए एक से अधिक सेलों को जोड़ा जाता है। जब हम एक से अधिक सेलों को जोड़ेंगे तो विद्युत सेल, जैसे मान लीजिए ये विद्युत सेल होता है हमारा, फिर हमने एक और सेल जोड़ दिया, इसके अंतर्गत 2 सेल हो गए, फिर एक और जोड़ दिया हमने, तो ये क्या बन जाएगी? एक विद्युत बैटरी बन जाएगी। इन सेलों को जोड़कर हम क्या बना सकते हैं? बैटरी बना सकते हैं। तो एक से अधिक सेलों को जोड़कर हम क्या कहेंगे? विद्युत सेल को जोड़कर बैटरी बनाई जा सकती है। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा किस ओर से शुरू होती है। तो देखिए, हमेशा विद्युत परिपथ में जो धारा का प्रवाह होता है, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। हमेशा धन से ऋण की ओर विद्युत धारा बहती है। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न, घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों के तार पर प्लास्टिक का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है। तो देखिए, हमारे घर में हम प्रयोग करते हैं, जो वायर होते हैं, तार होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक का जो आवरण है क्यों चढ़ाया जाता है। तो जो प्लास्टिक होता है वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि विद्युत रोधी होता है, विद्युत धारा नहीं बहती है, तब हम आसानी से उसको पकड़ सकते हैं। यदि हम आवरण नहीं चढ़ाएं तो विद्युत धारा से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए हमें विद्युत उपकरणों के तार पर प्लास्टिक का आवरण इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है वो विद्युत रोधी पदार्थ है। अगला देखिए, ये वर्कशीट के 8 प्रश्न कंप्लीट हुए। आइए अब वर्कशीट 2 को हल करते हैं। बिजली का काम करने वाले व्यक्ति अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं। तो यही कारण है इसका भी, रबड़ का दस्ताना, जो रबड़ होती है वो क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। अब विद्युत रोधी होने के कारण जो
बिजली के कर्मचारी होते हैं, काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो रबड़ का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो विद्युत धारा से बचने के लिए। क्योंकि बिजली का काम करने वाले व्यक्ति अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने इसलिए पहनते हैं क्योंकि रबड़ विद्युत धारा का कुचालक होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा, विद्युत धारा के बंद परिपथ का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। देखिए, विद्युत धारा का बंद परिपथ कब रहेगा? जब स्विच ऑन रहेगा, यानी कि बंद है परिपथ लेकिन स्विच क्या है? ऑन है। देखिए यहाँ पर बंद क्यों हो गया ये परिपथ? क्योंकि स्विच का जो कुंजी है वो मिल गई है, तो इसलिए ये जो परिपथ रहेगा ये बंद परिपथ कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक बल्ब है, एक सेल को जोड़ रखा हमने, प्लस माइनस उसमें 2 टर्मिनल है, और यहाँ पर स्विच ऑन की स्थिति में, क्योंकि ये मिला हुआ है, ये तार हमने प्लग ऑन कर दिया तो ये मिला हुआ है, इसलिए ये जो है बंद परिपथ कहलाएगा। और एक ये हमारा वोल्टमीटर है। इस स्थिति में बल्ब जलेगा, यानी कि दीप्त होगा, प्रकाशित होगा वो। स्विच ऑन है तो परिपथ बंद कहलाएगा। अब देखिए यहाँ परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर जो खुला परिपथ है हमारा, खुला हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जो कुंजी है ये मिली हुई नहीं है, क्योंकि स्विच ऑफ है। तो इस स्थिति में कहेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से क्या अभिप्राय है? ऐसे उपकरणों के नाम लिखिए जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। देखिए तापीय प्रभाव क्या है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तप्त हो जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है, वो ज़्यादा ही गर्म हो जाता है, जिससे हमारे रूम हीटर, जो रूम में हीटर लगाए जाते हैं सर्दियों में, तो उनमें क्या होता है कि तार जो होता है वो तप्त हो जाता है, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत हीटर, हीटर में भी ऐसे ही सभी ने इस्तेमाल देखा होगा, इसका प्रयोग किया होगा। विद्युत हीटर, उसमें जो तार लगे होते हैं वो तप्त हो जाते हैं। गीज़र और विद्युत इस्त्री, जो हम कपड़ों पे इस्त्री करते हैं, वो भी तापीय प्रभाव के कारण ही होता है। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उदाहरण देकर सचित्र स्पष्ट कीजिए। तो देखिए किसी सुचालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। जब किसी चुंबक में हम किसी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है कि किसी सुचालक तार, मान लीजिए सुचालक तार जैसे हम ले लेते हैं तांबे का तार, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि वो अपनी ओर किसी भी वस्तु जो विद्युत की चालक होती है उसको अपनी ओर खींचता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न 6 देखिए कि विद्युत फ्यूज बनाने में विशेष पदार्थ के तार का उपयोग किया जाता है, क्यों? यह हमारे विद्युत उपकरणों के लिए क्यों लाभकारी है? तो देखिए विद्युत फ्यूज बनाने में क्यों किया जाता है? विशेष विद्युत पदार्थ के तार का उपयोग किया जाता है जो विद्युत परिपथ से जुड़ा होता है। जो विद्युत परिपथ से जुड़ा होता है, जब क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब हमारी जो विद्युत धारा है वो तेज आती है तो वो तार टूट जाता है और तथा महंगे उपकरण बच जाते हैं। जैसे स्टेबलाइजर, हम स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे जो महंगे सामान है, या एलईडी चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, या कुछ भी हम चला रहे हैं, तो क्या होगा, लाइट जो हमारा विद्युत धारा है वो अगर तेज हुई, अधिक आई, क्षमता से अगर अधिक आएगी, तो जो फ्यूज है उसका तार टूट जाएगा और हमारे जो महंगे उपकरण है वो बचे रहेंगे। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, लघुपतन या शॉर्ट सर्किट को समझाइए। तो देखिए लघुपतन या शॉर्ट सर्किट क्या है कि विद्युत परिपथ में क्षमता से अधिक विद्युत धारा प्रभाव से या तारों के परस्पर संपर्क में आने से तारों में टूट फूट हो जाती है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है। ये इसे कहते हैं हम शॉर्ट सर्किट हो जाना, यानी कि फॉल्ट हो जाना। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, दर्शाए गए विद्युत परिपथ में यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त होगा या नहीं? कारण बताइए। यदि किसी बल्ब का अगर तंतु टूट जाए तो बल्ब दीप्त नहीं होगा, क्योंकि तंतु के टूट जाने से विद्युत परिपथ पूरा नहीं होगा। प्रश्न नंबर 8वां देखिए कि घरों में एलईडी बल्ब का उपयोग करना क्यों समझदारी है? स्पष्ट कीजिए। तो घरों में जो एलईडी बल्ब हुए, पहले जो बल्ब होते थे वो अधिक क्षमता वाले होते थे, जिनमें अधिक लाइट या अधिक विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। लेकिन हम घरों में एलईडी बल्ब का उपयोग करना इसलिए अच्छा है क्योंकि इनमें विद्युत क्षमता अधिक होती है। ये मतलब कम विद्युत में भी प्रकाशित हो सकते हैं तथा विद्युत का कम उपयोग करते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9वां, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 9 कि निम्न के पूर्ण नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए पूर्ण नाम लिखे हैं हमने ISI, यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो, और इंग्लिश में कहें तो आई से इंडियन
ऐसे स्टैंडर्ड्स और ऐसे इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट मतलब कि भारतीय मानक ब्यूरो। इसी प्रकार देखिए एलईडी का फुल फॉर्म, तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ऐसे एमसीबीएस का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, लघु परिपथ छेदक यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। अब देखिए यहाँ पर आगे हमें प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है जिसमें एक समान दूरी तय करने पर कुछ वाहन दिए हुए हैं हमें जो समान दूरी तय करते हैं। निम्नलिखित यातायात के साधनों द्वारा ऊर्जा की खपत, ऊर्जा पर होने वाला व्यय, इनसे उत्पन्न होने वाली गैस उत्सर्जन का विश्लेषण है। यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर दूरी है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 120 किलोमीटर। यहाँ पर हमारे पास जो यातायात के साधन है, इलेक्ट्रिक कार है, पेट्रोल कार है, डीजल कार है और सीएनजी कार है। अब देखिए यहाँ पर अनुमानित ऊर्जा की खपत, इसमें कितनी खपत होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है तो विद्युत ऊर्जा से चलेगी तो ये 12 यूनिट खर्च होती है। पेट्रोल कार में 10 लीटर का खर्च आता है 120 किलोमीटर चलने पर, 10 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी। और डीजल कार में 9 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होगी 120 किलोमीटर चलने के लिए। और सीएनजी की जो कार होती है जो गैस से चलती है उसमें 120 किलोमीटर चलने के लिए 8 किलोग्राम गैस की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखिए जो लागत होती है 12, एक यूनिट का 7 रुपये खर्च होगा तो 12 यूनिट का कितना खर्च हो जाएगा, कुल लागत हो जाएगी 84। 10 लीटर पेट्रोल का मूल्य अगर 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 95 रुपये है तो 10 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना हो जाएगा, 950। 9 लीटर डीजल कार की खपत है तो यहाँ पर देखिए 85 रुपये लीटर, अगर लीटर डीजल है तो यहाँ पर 9 का 85 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 765 रुपये का खर्च होगा। कुल लागत कितनी होगी, 765। इसे यहाँ पर यदि 1 किलोग्राम गैस का सीएनजी का मूल्य अगर 60 रुपये है तो 8 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 480। अब लास्ट में देखिए अनुमानित गैसीय उत्सर्जन, जो धुआं निकलेगा इनमें से कितना निकलता है, लगभग ये दिया हुआ है किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे अच्छी जो हमारी कार होगी वो कौन सी कार होगी, यहाँ पर सबसे पहले कि उपयुक्त में सबसे अधिक एवं कम लागत वाली यात्रा किस यातायात के साधन द्वारा संभव है। तो यहाँ पर देखिए अधिक लागत किस में हो रही है, पेट्रोल कार में, क्योंकि 950 रुपये का खर्च हो रहा है। और वहीं सबसे कम लागत किस में हो रही है, इलेक्ट्रिक कार में, क्योंकि मात्र 84 रुपये में हम 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए कि उपयुक्त में से सबसे कम एवं सबसे अधिक गैस उत्सर्जन किस यातायात के साधन द्वारा हो रहा है। तो देखिए सबसे गैस उत्सर्जन सबसे कम किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक कार में, मात्र 1 किलोग्राम ही हो रहा है। और सबसे अधिक किस में हो रहा है, डीजल कार में, 4 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे कम गैसीय उत्सर्जन करने वाले वाहन जैसे इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करेंगे, जिसमें गैस का कम उत्सर्जन होगा। प्रश्न नंबर चौथा देखिए कि उपयुक्त में से पर्यावरण में वायु प्रदूषण का आधारित समस्या किस यातायात के साधन द्वारा हो रही है। इसे आरोही क्रम मतलब कि कम से ज़्यादा की ओर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमें। तो देखिए सबसे कम किस में हो रहा था, इलेक्ट्रिक कार में, उससे अधिक सीएनजी कार में, उससे भी अधिक पेट्रोल कार, और सबसे अधिक उत्सर्जन किस में होगा, गैस का वायु प्रदूषण, क्योंकि गैस अगर उत्सर्जन होगा सबसे ज़्यादा उससे हमारा वायु प्रदूषण होगा, सबसे ज़्यादा डीजल कार। अब यहाँ पर पूछा है प्रश्न नंबर 5 में, उपयुक्त में से कौन सा यातायात का साधन पर्यावरण हितैषी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार, क्योंकि इसमें सबसे कम गैसीय उत्सर्जन होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, क्या जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है। अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम, हाँ जनसंख्या वृद्धि भी वायु प्रदूषण का कारण है, क्योंकि अधिक जनसंख्या होने पर यातायात के साधनों का अधिक उपयोग होगा, जिससे वायु प्रदूषण अधिक होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता से पिछले साल के ऊर्जा बिलों को इकट्ठा करें और माहवार बिलों के आंकड़े को तालिका में भरें एवं विश्लेषण करें। तो देखिए ये आपको स्वयं को करना है। हमारे घर में जो बिल आते हैं हर महीने, उन बिलों के आधार पर यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको हमें भरना है। विद्युत बल्ब माह, विद्युत खपत और विद्युत बिल राशि कितनी किस माह में, 12 माह की हमें विद्युत खपत लिखनी है और विद्युत बिल राशि लिखनी है, और उसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए अब अंत में हम करते हैं स्व आकलन। देखिए स्व आकलन में यहाँ पर प्रश्न पहला दिया हुआ है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल को लंबी एवं पतली रेखा द्वारा तथा ऋणात्मक टर्मिनल को मोटी एवं छोटी रेखा द्वारा निरूपित करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा होता है धनात्मक, और ये जो होता है ये ऋणात्मक होता है। ये ऋणात्मक टर्मिनल है और ये धनात्मक टर्मिनल है। इसे देखिए
हमें ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भारत मानक ब्यूरो चिन्हित विद्युत उपकरणों को ही सदैव उपयोग करना चाहिए। अगला देखिए, दो या अधिक सेलों के संयोजन को विद्युत बैटरी कहते हैं। हमने पढ़ा था कि यदि दो या दो से अधिक सेल मिले तो क्या बनेगी, बैटरी बन जाएगी। लकड़ी, रबड़ एवं प्लास्टिक विद्युत के कुचालक पदार्थ है या विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत परिपथ में स्विच ऑन की व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो हमारा बंद परिपथ कहलाता है, तो बंद परिपथ रहेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर हमें सत्य और असत्य बताना है। विद्युत धारा का प्रभाव धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, तो सत्य है। स्विच ऑन की स्थिति में यदि अधिक समय तक सेलों को रखने पर सेल अतिशीघ्र दुर्बल हो सकते हैं, सत्य है। यदि किसी बल्ब का तंतु टूट जाए तो वह विद्युत बल्ब दीप्त होता है, विद्युत बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि वो फ्यूज हो जाएगा, तो ये कहलाएगा असत्य। LED बल्ब प्रकाश के साथ उत्पन्न करते हैं, तो सत्य है। और विद्युत फ्यूज विद्युत उपकरणों को की दुर्घटना से रक्षा करते हैं, तो सत्य होगा। अब देखिए सही जोड़ी दी हुई है यहाँ पर। विद्युत अवयव कौन कौन से हैं इसमें, तो विद्युत अवयव हो जाएंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ में से विद्युत अवयव से मिलकर क्या बनता है, विद्युत परिपथ। विद्युत घंटी, तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। विद्युत सुचालक, तो ये सुचालक हो जाएंगे अशुद्ध जल, मानव शरीर, धातुएं, ग्रेफाइट। और विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, एडिसन ने। और विद्युत सेल, दो टर्मिनल होते हैं इसमें, धनात्मक और ऋणात्मक। प्रश्न नंबर 14 देखिए कि हमें अपने घरों में एक ही सॉकेट में एक से अधिक उपकरणों को लगातार उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए घरों में एक ही सॉकेट में एक से अधिक उपकरणों को लगातार उपयोग नहीं करना है क्योंकि उपकरणों की दुर्घटना हो सकती है। प्रश्न देखिए यहाँ पर, प्रश्न नंबर 5वां है कि चित्र 14.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। आप इसका कारण पता लगाइए, परिपथ में आवश्यक परिवर्तन कीजिए जिससे बल्ब दीप्त हो जाए। तो देखिए बल्ब दीप्त कब नहीं होगा, यहाँ पर एक कारण हो सकते हैं या तो बल्ब का तंतु टूट जाने से। यदि बल्ब का तंतु टूट जाए, वो फ्यूज हो जाए, तो बल्ब दीप्त नहीं होगा। दूसरा कारण हो सकता है कि जो हमने सेल लगा रखा है वो सेल की जो विद्युत ऊर्जा है वो समाप्त हो चुकी हो। जो रासायनिक ऊर्जा है उसके अंदर वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो समाप्त हो गई हो, तो हमारा विद्युत परिपथ जो है अधूरा रहेगा और जिससे बल्ब दीप्त नहीं होगा। परिपथ में विद्युत रोधी पदार्थ होने से, यदि परिपथ में कोई बीच में हम विद्युत रोधी पदार्थ लगा देंगे तब भी हमारा जो बल्ब है वो दीप्त नहीं होगा। अब बल्ब दीप्त कब होगा, यदि हम बल्ब चेंज कर दें। दीप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम बल्ब को चेंज कर दें, बदल दें। सेल खराब हो तो सेल को बदल दे, और परिपथ में यदि विद्युत रोधी पदार्थ है तो उसको बदल दे। तो इस प्रकार देखिए आज की वीडियो में हमने अध्याय 14 विद्युत धारा में उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आगे की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।